Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology. Today we are going to start next chapter, that is chapter number 13, photosynthesis in higher plants. All living forms on earth depend on sunlight for energy. The use of energy from sunlight by plants performing photosynthesis is the basis of life on earth. इस यूनिवर्स में हमें मालूम है सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द ग्रीन प्लांट्स दे कन्वर्ट दिस एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड दैट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जितना भी फूड है वो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, वो आगे फिर फूड चेन के द्वारा दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचता है। और इसके साथ जो प्लांट्स हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दे रिलीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये जीवनदायिनी है। जितने भी जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं दे कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो फोटोसिंथेसिस इज important due to two reasons. First one, it is the primary source of all food on earth, and second one, it is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by the green plants. Now, have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? क्या होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं। ऑक्सीजन अगर नहीं होगी so there will be no life at all. Photosynthesis is the process of synthesis of organic compounds from carbon dioxide and water using radiation energy trapped by chlorophyll. ये हम अपने प्रीवियस क्लासेस, पिछली क्लासेस में भी हम करते आए हैं। जो फोटोसिंथेसिस है इसकी डेफिनेशन आपको मालूम है, बिल्कुल स्पष्ट है, सिंपल है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी सिंथेसिस होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल रहता है और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एज ए बाई प्रोडक्ट वेयर वाटर इज यूज्ड एज हाइड्रोजन डोनर। अब यहाँ पर एक शब्द है जहाँ पर वाटर जो है वो एज ए हाइड्रोजन डोनर यूज होता है, ऑक्सीजन उसी प्रकार की फोटोसिंथेसिस में इवॉल्व होती है। ये अभी हम इस पॉइंट को आगे फर्दर क्लियर करेंगे। द सिंपल ओवरऑल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एज फॉलोस। जो नॉर्मल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की सिंपल, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है। ये एक सिंपल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। अब ये जो सिंपल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अर्ली मॉडल ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हेन इट वाज प्रिज्यूम्ड दैट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन केम फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट फ्रॉम वाटर। ये जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है ये उस समय लिखी जाती थी जब ऐसा माना जाता था कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान इवॉल्व होने वाली ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है और पानी से नहीं आती। लेकिन क्या हुआ बाद में? इट वाज वैन नील इन द ईयर 1931 हु ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन सल्फाइड वाज ब्रोकन डाउन टू हाइड्रोजन एंड सल्फर। अब वैन नील ने क्या देखा था कि जो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड को बैक्टीरिया ने हाइड्रोजन और सल्फर में तोड़ा। जो हाइड्रोजन था इसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स और जो सल्फर है इट एक्यूमुलेटेड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट। फिर इसकी जो इक्वेशन है हम यहाँ देख सकते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2S मॉलिक्यूल गिव राइज टू शुगर प्लस सल्फर एंड वाटर। Now, this led to the postulation that in higher plants, water is utilized in place of hydrogen sulfide and oxygen is evolved in place of sulfur. अब इसी postulation के आधार पर higher plants में क्या होता है, H2S की स्थान पर water is utilized। अब वहाँ पर H2S यूज हुई थी बैक्टीरिया में तो सल्फर निकली थी। अब यहाँ पर ये वाटर यूज करते हैं तो यहाँ पर सल्फर के स्थान पर ऑक्सीजन निकली। Nearly 10 years later, this hypothesis was confirmed by isotopic studies made by Rubin and Campbell. तो 10 वर्ष पश्चात दो साइंटिस्ट रूबिन और कैमल ने आइसोटोपिक स्टडी की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैवी आइसोटोप लिया ऑक्सीजन का
दे यूज्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। पहले उन्होंने वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको हैवी आइसोटोप लगाया और फिर उन्होंने पाया कि जो ऑक्सीजन लिबरेट हुई थी प्रोसेस में वो भी हैवी आइसोटोपिक ऑक्सीजन थी। फिर दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है फिर उन्होंने उस कार्बन डाइऑक्साइड में हैवी ऑक्सीजन का यूज किया और फिर देखा कि जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई वो नॉर्मल थी, उसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हो जाता है कि जो ऑक्सीजन है which is evolved during the process of photosynthesis, it comes from water and not from carbon dioxide। तो ओवरऑल जो इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। तो ये जो ऑक्सीजन निकली है यहाँ से ये वाटर वाली ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड वाली नहीं है, ये आपने दिमाग में रखना है। Now in junior classes we have learned that chlorophyll, light, carbon dioxide and water are necessary for the process of photosynthesis। ये हमने अपनी लोअर क्लासेस आपने जो 10th क्लास में देखा होगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा, जिसमें एक वेरीगेटेड प्लांट को लिया जाता है, उसकी डी-स्टार्चिंग करते हैं। तो उसमें हम 3-4 जो एक्टिविटीज़ हैं उनके द्वारा we can easily prove that chlorophyll, light, carbon dioxide and water they are necessary for the process। ये हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। Now next is history of photosynthesis। अब ये जो हिस्ट्री है फोटोसिंथेसिस की, वैसे तो जैसे जैसे हम आगे इस चैप्टर में प्रोसीड करेंगे आप लोगों को इसके बारे में पता चलता रहेगा, लेकिन फिर भी चैप्टर में बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इनटू चैप्टर इट्स बेटर टू गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ द प्रोसेस। तो सबसे पहले स्टीफन हेल्स विच इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। He discovered that green plants require sunlight for their nutrition। Next, Joseph Priestley in the year 1770 he demonstrated that green plants purify foul air। उसने उसको phlogiston बोला था। Produced by burning of candle and respiration of mouse and convert it into pure air, that is dephlogiston। In the year 1774 he also discovered oxygen। तो उसने क्या किया, ये उसने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। बेल जार के अंदर उसने एक माउस और एक कैंडल जलाई, फिर आफ्टर सम टाइम अब इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी दैट वाज कंज्यूम्ड बाय दिस माउस एंड बर्निंग ऑफ कैंडल। अब जितनी ऑक्सीजन थी तब तक तो ये चलता रहा, जब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो ये माउस मर गया और मोमबत्ती भी बुझ गई। फिर सेकंड स्टेप में उसने क्या किया, ही केप्ट ए पॉटेड प्लांट इनसाइड द बेल जार। अब पॉटेड प्लांट जो था इसने क्या किया कि जो इसके अंदर इन्होंने जो एयर जो थी उसको इम्प्योर किया था, फाउल किया था। प्लांट ने क्या किया, उस फाउल एयर को द्वारा प्यूरिफाई कर दिया, जिससे ये जो माउस भी जिंदा रहा और मोमबत्ती भी जलती रही। बेसिकली ये ऑक्सीजन थी विच वाज रिलीज्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रकार से जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की थी। नेक्स्ट इज जॉन इंजनहाउस। ही proposed that sunlight is essential for purification of the air followed by burning candle or breathing animals। तो उन्होंने बोला कि जो सनलाइट है वो एयर की प्यूरिफिकेशन के लिए जरूरी है। मतलब क्या है बोलने का कि जो फोटोसिंथेसिस है उस प्रोसेस के लिए सनलाइट इसेंशियल है। अब मोस्टली इस वक्त जो साइंटिस्ट थे वो ज़्यादातर फिलोसफर होते थे, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी थी, जो उनकी सोचने की जो सीमा थी वो बहुत ही हाई थी, बहुत हाई लेवल की उनकी सोच थी। जो उन्होंने उस वक्त बोला था आज वैसा ही वो है। He also found that aquatic plants released bubbles of oxygen only in sunlight। मतलब कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसके बाद नेक्स्ट जीन सेनेवियर। He proved that green plants absorb carbon dioxide and release oxygen in the presence of light। He also showed that the rate of oxygen evolution depends upon the rate of carbon dioxide consumption।
उसके बाद लेवुजियर in the year 1783 he identified the pure air as oxygen and foul air जिसको phlogiston बोला था as carbon dioxide। तो उसने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद NTD Saussure he showed that water is reactant in the process of photosynthesis। फिर नेक्स्ट जो है Pelletier and Cavendish in the year 1818 they discovered and named the green photosynthetic pigment as chlorophyll। Next, Dutronchet, he found out the importance of chlorophyll in the process of photosynthesis। उसके बाद Liebig Sahwai in the year 1845 he indicated that main source of carbon in plants is carbon dioxide। जो plants में source है मुख्य कार्बन का वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर बॉन मेयर proposed that green plants convert light energy into chemical energy। फिर Julius von Sachs in the year 1862 he found that photosynthesis produces glucose। The same is stored as starch which is the reserve carbohydrate in plants। उसके बाद Engelman in the year 1882 using green alga, cladophora and aerobic bacteria Engelman discovered that chloroplast was the seat of photosynthesis। दो चीजें उन्होंने बताई, पहली जो photosynthesis है वो chloroplast में होती है और दूसरा effect of different wavelength of light on photosynthesis and prepared action spectrum। तो action spectrum भी उन्होंने बनाया। उसके बाद Blackman in the year 1905 he proposed law of limiting factor जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, as well as dark और biochemical phase in the photosynthesis। तो बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी ब्लैकमैन जी की। नेक्स्ट विल स्टेटर, स्टॉल एंड फिशर they studied the structure of grana। then Van Niel in the year 1931 अभी हमने देखा शुरू में भी, he demonstrated that some bacteria use hydrogen sulfide instead of water in the process of photosynthesis। उसके बाद Emerson and Arnold in the year 1932 with the help of flashing light and temperature changes they found that presence of light and dark phases of photosynthesis। photosynthesis में दो मुख्य phases होते हैं, light और dark, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उनके बारे में एमरसन और आर्नोल्ड ने बताया था। उसके बाद रॉबर्ट हिल in the year 1937 performed experiments and demonstrated that the main function of chloroplast is to photo-oxidize water, Hill reaction। उसके बाद रूपेन, हसीद एंड कैमेन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया, used heavy oxygen 18 and confirmed that oxygen evolved in photosynthesis comes from water and not from carbon dioxide। उसके बाद आर्नन, एलन एंड बार्टले they used heavy carbon in carbon dioxide and demonstrated fixation of carbon dioxide by isolated chloroplast। उसके बाद मेल्विन केल्विन using chlorella and radioactive heavy carbon found out the pathway of carbon assimilation and named after him as Kelvin cycle। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में, केल्विन साइकिल, C3 साइकिल भी बोलते हैं। He was also awarded Nobel Prize in the year 1961। Then Emerson in the year 1957 discovered red drop phenomenon। Then Emerson, Chalmers and Sederstrand discovered photosynthetic enhancement और Emerson's enhancement effect। उसके बाद हिल एंड बेंडल ने जेड स्कीम, लाइट रिएक्शन की जो जेड स्कीम है वो प्रपोज की थी। Then Arnon in the year 1961 discovered different types of photophosphorylation, cyclic and non-cyclic। फिर पीटर मिचर proposed the chemiosmotic theory of ATP synthesis। फिर Hatch and Slack discovered C4 cycle of carbon dioxide fixation। Then Hoover, Michael and Desenhofer studied three-dimensional structure of reaction center of purple photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas viridis and they got Nobel Prize for the same in the year 1988। So this is all about